नमस्कार। आज हम लोग ना छत्तीसगढ़ के भूगोल की एकदम जड़ मतलब उसकी बुनियाद को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, हर जगह का एक एक ढांचा होता है ना। एक कंकाल जिस पर बाकी सब कुछ पूरी बॉडी टिकी होती है। तो बस हम छत्तीसगढ़ के उन्हीं फिजिकल डिविजन्स यानी भौतिक विभागों को देखने वाले हैं, जो उसकी जमीन, इसकी नदियों, इसकी मिट्टी, हर चीज की पूरी कहानी बताते हैं। और देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना, तो आगे की सारी चीजें अपने आप कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि भाई एक ही राज्य में इतनी वैरायटी कैसे हो सकती है। एक तरफ तो उपजाऊ धान का कटोरा है, दूसरी तरफ एकदम पुरानी उबड़-खाबड़ आदिवासी जमीनें, फिर कोयले से भरी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है और साथ में एक बिल्कुल अनोखा ज्वालामुखीय पठार भी। ये सब एक साथ कैसे? देखिए, इसका जवाब हमें जिलों की पॉलिटिकल लाइनों में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जवाब छिपा है राज्य के पुराने प्राकृतिक फिजिकल डिविजन्स में। असल में प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को इन 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है और ये बंटवारा इंसानों की बनाई सीमाओं से कहीं ज्यादा मजबूत है। यही वो 4 हिस्से हैं जो मिलकर राज्य का असली कैरेक्टर बनाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फिजिकल डिविजन्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। फिर छत्तीसगढ़ के उन 4 नेचुरल रीजन्स को देखेंगे और उसके बाद एक-एक करके महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार, बघेलखंड पठार और उस खास पार्ट रीजन की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये फिजिकल डिविजन्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी राज्य का एक नेचुरल ब्लूप्रिंट होते हैं। समझिए, एक फिजिकल डिवीजन को एक कागज पर खींची लाइन नहीं है। ये जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। मतलब वहां की चट्टानें एक जैसी होती हैं, जमीन की बनावट यानी ऊंचा नीचापन एक जैसा होता है और उसके बनने की जो पूरी कहानी है वो भी एक ही होती। और यहीं पर ना सबसे मजेदार बात सामने आती है, इन दोनों के बीच का फर्क। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जैसे जिले या तहसील। ये तो सरकारें बनाती हैं और ये समय के साथ बदल भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है फिजिकल डिवीजन। ये प्रकृति बनाती है चट्टानों और पहाड़ों से। ये बदलते नहीं हैं और यही तय करते हैं कि लोग कहाँ बसेंगे, कौन सी खेती करेंगे और उस पूरे इलाके की इकोनॉमी कैसी होगी। तो चलिए अब सीधे आते हैं छत्तीसगढ़ के उन 4 नेचुरल रीजन्स पर जो इस राज्य की असली नींव हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि 4 ही क्यों, 3 या 5 क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्लासिफिकेशन 4 साइंटिफिक बेसिस पर किया गया है। पहला, जियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी, मतलब वहां की चट्टानें एक जैसी हों। दूसरा, रिलीफ कंटिन्यूटी, यानी जमीन की बनावट में एक रूपता हो। तीसरा, ड्रेनेज टेंडेंसी, यानी नदियों के बहाव की एक जनरल दिशा हो। और चौथा, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इन पैमानों पर जब हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ-साफ 4 हिस्सों में बढ़ जाता। तो यहां साफ-साफ दिखता है कि महानदी बेसिन का दबदबा कितना जबरदस्त है। मतलब राज्य का 50% से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए आधा छत्तीसगढ़ तो यही है। इसके बाद नंबर आता है दंडकारण्य का, जो करीब-करीब 29% है। फिर है पूर्वी बघेलखंड, लगभग 16%। और आखिर में सबसे छोटा सा 4.5% का जशपुर सामरी पाट क्षेत्र। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, महानदी बेसिन। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का मैदान नहीं है, बल्कि इसका दिल है, इसका सेंट्रल स्ट्रक्चरल यूनिट है। मैप में देखें, महानदी बेसिन राज्य के ठीक बीचों बीच बसा है और इसकी यही सेंट्रल लोकेशन इसे सिर्फ ज्योग्राफिकली ही नहीं बल्कि कल्चरली भी छत्तीसगढ़ का सेंटर बना देती है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। 50.34%, मतलब छत्तीसगढ़ का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी एक डिवीजन में है। तो जाहिर सी बात है, राज्य की ज्यादातर आबादी यहीं रहती है और यहीं की जमीन पूरे छत्तीसगढ़ का पेट भरती है। तो सवाल यह है कि यह मैदान आखिर बना कैसे? इसकी कहानी 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले, टेक्टोनिक हलचल की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, एक कटोरे या तश्तरी की तरह। फिर हजारों लाखों सालों तक महानदी और उसकी सहायक नदियां इसमें उपजाऊ मिट्टी लाकर भरती रहीं। और इसका नतीजा क्या निकला? एक एकदम समतल उपजाऊ मैदान जो धान की खेती के लिए परफेक्ट था। तो अगर हम इसे समराइज करें तो महानदी बेसिन बहुत बड़ा है और इसीलिए इसे सेंट्रल इंडिया का राइस बोल यानी धान का कटोरा कहते हैं। इसकी जमीन बनी है कडप्पा सिस्टम की चट्टानों से। ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। और हाँ, इन्हीं चट्टानों से हमें चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री की जान है। अच्छा,
अब मैदानों की इस फ्लैट दुनिया से निकलकर हम चलते हैं दक्षिण की ओर, दंडकारण्य पठार की तरफ। ये एक बहुत पुरानी, मिनरल से भरपूर और ऊबड़-खाबड़ जमीन है, जो मैदानों से एकदम अलग है। इन दोनों इलाकों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ महानदी बेसिन है, एकदम समतल, खेती पर डिपेंडेंट और जहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और दूसरी तरफ है दंडकारण्य पठार, ऊबड़-खाबड़, खनिजों से भरा हुआ और जहां आबादी बहुत कम है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करते हैं। तो दंडकारण्य की पहचान क्या है? यह राज्य का लगभग 29% हिस्सा कवर करता है और इसकी जमीन दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों, आर्कियन और धारवाड़ से बनी है। ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, जिनसे उपजाऊ मिट्टी नहीं बनती, इसलिए यहाँ खेती करना मुश्किल है और आबादी कम है। लेकिन क्योंकि ये चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं, ये आयरन ओर और टिन जैसे कीमती खनिजों का खजाना है। चलिए अब अपनी यात्रा को उत्तर की ओर ले चलते हैं, पूर्वी बघेलखंड पठार की ओर। इसे हम ट्रांजिशनल कोल कंट्री भी कह सकते हैं। इस इलाके की पूरी कहानी बस एक शब्द में छिपी है, गोंडवाना। और ज्योग्राफी में जब भी गोंडवाना शब्द आता है तो समझ जाइए कि बात हो रही है कोयले की। ये एरिया राज्य का करीब 16% हिस्सा है और इसकी जमीन न तो महानदी बेसिन की तरह पूरी तरह फ्लैट है और ना ही दंडकारण्य की तरह बहुत ज्यादा ऊबड़-खाबड़। ये मैदानों और ऊंचे पठारों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन है। इस एक लाइन के महत्व को समझिए। गोंडवाना रॉक सिस्टम भारत की इंडस्ट्रियल एनर्जी की जियोलॉजिकल नींव है, जिसमें देश का 98% से ज्यादा कोयला भंडार है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये इलाका सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एनर्जी के नजरिए से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आखिर में हम आते हैं सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे यूनिक फिजिकल डिवीजन पर, जशपुर सामरी पाट क्षेत्र, यानी छत्तीसगढ़ की ज्वालामुखीय टेबललैंड्स। तो ये पाट आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक खास तरह की ज्योग्राफिकल शेप है जो नॉर्मल पठार से अलग होती है। आप एक ऊंची मेज की कल्पना कीजिए, जिसका ऊपरी हिस्सा एकदम फ्लैट हो और किनारे किसी दीवार की तरह बिल्कुल सीधे और खड़े हों। बस यही होता है पाट। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा फिजिकल हिस्सा है, सिर्फ 4.5% के करीब, लेकिन इसकी कहानी सबसे अलग है। ये पूरा का पूरा इलाका करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बना है, जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और इसी लावे ने इसे एक कीमती तोहफा दिया, बॉक्साइट का विशाल भंडार, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। इसीलिए अपने छोटे से साइज के बावजूद ये इलाका इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम इस स्टेज को यानी छत्तीसगढ़ के स्ट्रक्चरल कंकाल को अच्छे से समझ गए हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्टेज के जो मेन एक्टर्स हैं यानी यहाँ की नदियाँ, वो इस पर अपना रास्ता कैसे बनाती हैं। इस दिलचस्प सवाल का जवाब हम अगले पार्ट में खोजेंगे। तो पिछले सेशन में हमने छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिविजन्स का एक ढांचा समझा था, है ना? अब उसी ढांचे के ऊपर हम डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि चोटियां, पहाड़ियां, घाटियां और वाटर डिवाइड्स। और ये वो टॉपिक्स हैं जो सीजीपीएससी के मैप बेस्ड क्वेश्चंस का, मैच द फॉलोइंग का और असर्शन रीजन वाले सवालों का, समझिए, बैकबोन है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक क्विक लुक लेते हैं। हम स्थलाकृति की नींव से शुरू करेंगे, फिर राज्य की सबसे ऊंची चोटियों पर नजर डालेंगे, जल विभाजकों के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आखिर में एग्जाम में आने वाली कुछ खास लोकल फीचर्स पर फोकस करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखिए, चोटियों और घाटियों पर जंप करने से पहले यह समझना जरूरी है कि टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति आखिर होती क्या है। तो ये टोपोग्राफी या स्थलाकृति असल में है क्या भला? सिंपल शब्दों में ये किसी भी जगह की जमीन के उतार चढ़ाव की स्टडी है। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। रिलीफ मतलब ऊंचा नीचा होना, एलिवेशन मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, स्लोप यानी ढलान और डायरेक्शन ऑफ ड्रेनेज यानी पानी किस तरफ बहेगा। सोचिए, जमीन कितनी ऊंची नीची है और वो कितनी ऊंची है, यही दोनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि ढलान कैसा होगा, है ना? और ढलान ही तो बताएगा कि भैया बारिश का पानी बहेगा किस तरफ। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड, ये समझिए, भूगोल की पूरी कहानी है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। देखिए, सबसे पहले आता है किसी जगह का फिजिकल डिवीजन। वो तय करता है कि वहां की टोपोग्राफी कैसी होगी। फिर टोपोग्राफी तय करती है कि नदियां किधर बहेंगी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा। और फिर नदियां और जमीन का उतार चढ़ाव मिलकर बनाते हैं मिट्टी। और आखिर में मिट्टी तो तय करती है कि वहां खेती किस चीज की होगी। ये पूरी एक चेन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये देखिए, ये है हमारा बेस मैप। याद है पार्ट 1 में हमने इसकी बात की थी।
ये वही 4 फिजिकल डिवीजन्स हैं। ऊपर पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर जशपुर सामरीपाट प्रदेश, बीच में विशाल महानदी बेसिन और नीचे दंडकारण्य का पठार। इसी फाउंडेशन पर हम आज की पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो चलिए इस फाउंडेशन पर पहली ईंट रखते हैं और समझते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटियों को। और हाँ, हम इन्हें सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि हाइट और रीजन के लॉजिक के साथ देखेंगे। तो नंबर 1 पर है गरलाटा चोटी, 1225 मीटर। कहाँ पर है? बलरामपुर जिले के सामरीपाट में। बनी कैसे? ये दक्कन ट्रैप के अपलिफ्ट से बनी है, मतलब लावा से बनी चट्टानों के ऊपर उठने से। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, CGPSC का ट्रैप। सब सोचते हैं कि सबसे ऊंची चोटी बस्तर या बैलाडीला में होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। और याद रखिए, जहां गौरलाटा वहां बॉक्साइट और लैटेराइट मिट्टी। दूसरे नंबर पर आती है नंदीराज चोटी, 1210 मीटर। ये है दंतेवाड़ा में, बैलाडीला की पहाड़ियों पर। और ये है दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे टोपोग्राफी किसी जगह की इकोनॉमी तय करती है। यहाँ की जमीन लौह अयस्क, वो भी बेस्ट क्वालिटी के हेमेटाइट से भरी पड़ी है, जो सीधे जापान एक्सपोर्ट होता है। तीसरे नंबर पर बदरगढ़ चोटी, 1176 मीटर। ये मैकल रेंज का हिस्सा है और महानदी बेसिन की वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है। एग्जाम के लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कबीरधाम जिले में एक रेन शैडो इफेक्ट बनाती है। मतलब मॉनसून की हवाएं इससे टकराकर एक तरफ तो बारिश कर देती हैं, पर दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। और हाँ, ये एक बड़े वाटर डिवाइड का भी हिस्सा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं मैनपाट की, 1152 मीटर। बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। पर यह सबसे ऊंची चोटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक नुकीली चोटी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फैला हुआ पठार है, एक टेबल लैंड जैसा। टूरिज्म और तिब्बती सेटलमेंट के लिए तो खैर ये फेमस है ही। और हमारी टॉप 5 लिस्ट में आखिरी है पल्मा चोटी, 1080 मीटर। ये पेंड्रा लोरमी पठार पर है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये अरपा नदी का सोर्स रीजन है, मतलब यहीं से अरपा नदी निकलती है। ये बात फिर से प्रूफ करती है कि पठार अक्सर नदियों के जन्मस्थान होते हैं। अच्छा, अब इस मैप को देखिए। जो कुछ हमने अभी पढ़ा वो सब यहाँ एक साथ दिख रहा है। देखिए, उत्तर में गोरिलाटा, पश्चिम में बद्रगढ़ और दक्षिण में नंदीराज। मैप पर देखने से क्या होता है, ये नाम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रहते, दिमाग में छप जाते हैं। ऑल राइट, तो हमने ऊंचे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब हम उन अदृश्य, उन इनविजिबल लाइंस की तरफ बढ़ रहे हैं जो नदियों के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ये सेक्शन सबसे कंसेप्चुअल है, तो पूरा ध्यान यहां लगाइएगा। तो ये वाटर डिवाइड या वाटरशेड आखिर है क्या? बहुत आसान है। मान लीजिए आपके घर की ढलान वाली छत है। जब बारिश होती है तो छत के एक तरफ का पानी एक नाली में जाता है और दूसरी तरफ का पानी दूसरी नाली में। बस ये जो छत का सबसे ऊंचा हिस्सा है वही वाटर डिवाइड है, एक हाई एलिवेशन वाली ज्योग्राफिकल लाइन जो पानी को 2 अलग-अलग रिवर सिस्टम्स में बांट देती है। ये टेबल, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। यहां से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल सीधे सीधे बनते हैं। केशकाल घाटी किसको अलग करती है? महानदी और इंद्रावती सिस्टम को। मैकल रेंज शिवनाथ और वैनगंगा को, और देवगढ़ के पहाड़ियां महानदी और गंगा सिस्टम को। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स। अब आते हैं सबसे फेमस वाटर डिवाइड पर, केशकाल घाटी। इसे बस्तर का दरवाजा भी कहते हैं। ये उत्तर के महानदी बेसिन को दक्षिण के गोदावरी बेसिन से इंद्रावती नदी के जरिए अलग करती है। और यहीं पर CGPSC का ट्रिकी सवाल छिपा है। एक घाटी कैसे जल विभाजक हो सकती है? यही तो इसकी खासियत है। याद रखिएगा, ये इलाका बॉक्साइट और घने साल के जंगलों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने बड़ी तस्वीर देख ली, चोटियां और वाटर डिवाइड्स। अब चलिए कुछ लोकल फीचर्स पर जूम इन करते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो MCQ में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एक तरह का रैपिड फायर राउंड समझिए। यहां 2 बिल्कुल अलग तरह के पहाड़ियों को कंपेयर कीजिए। एक तरफ है दल्हा पहाड़। जांजीर चांपा के सपाट मैदानों में ये अचानक से 760 मीटर ऊपर उठ जाता है, एक जियोग्राफिकल फीचर है। और दूसरी तरफ है दल्ली राजहरा। ये कोई एक पहाड़ नहीं, बल्कि लौह अयस्क की पूरी बेल्ट है जो भिलाई स्टील प्लांट को जिंदा रखती है। तो एक है जियोग्राफिकल वंडर और दूसरा इकोनॉमिक लाइफलाइन। अब चलते हैं राज्य के एकदम दक्षिणी कोने में। यहां बीजापुर जिले में हमें मिलती हैं अल्बाका और उसूर की पहाड़ियां। ये क्यों खास हैं? क्योंकि ये कडप्पा शैल समूह का हिस्सा हैं, जो एक खास तरह की चट्टानें होती हैं।
और ये दंडकारण्य पठार के ही दक्षिणी हिस्से हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ऊंचाई और ढलान कैसे काम करते हैं, कैसे ये नदियों का रास्ता तय करते हैं। तो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जाहिर है, मिट्टी। क्योंकि जैसा हमने डोमिनो इफेक्ट में देखा था, मिट्टी सीधी सीधी जमीन के उतार चढ़ाव और पानी के बहाव से ही तो बनती है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में, जहां हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के पहाड़ और मैदानों को समझने के बाद अब हम जमीन के थोड़ा और अंदर चलते हैं, उस चीज की तरफ जिस पर सब कुछ टिका है, यानी यहाँ की मिट्टी। देखिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की खेती, यहाँ की इकोनॉमी और कल्चर की एकदम बुनियाद है। और हाँ, CGPSC वालों के लिए तो ये एक फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ता है। यहाँ से आपको सीधे सीधे MCQs मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल मिलेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को ऐसे समझते हैं कि कोई भी सवाल आए वो मुश्किल लगे ही। तो आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि मिट्टी को ये अलग अलग नाम दिए कैसे जाते हैं, फिर हम राज्य की सबसे आम मिट्टियों के बारे में जानेंगे, और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक को समझेंगे कि ढलान पर मिट्टी का क्रम कैसे बनता है। तो सबसे पहला सवाल, मिट्टी को बांटा कैसे जाता है? क्या सिर्फ रंग देखकर या छूकर? असल में इसके पीछे एक पूरा साइंस भी है और सदियों पुरानी स्थानीय समझ भी। देखिए, छत्तीसगढ़ की मिट्टी को समझने के 2 तरीके हैं। एक है साइंटिफिक तरीका, जो USDA की ग्लोबल सिस्टम पर बेस्ड है। ये वर्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स जैसे नाम यूज करता है। और दूसरा तरीका है हमारा अपना लोकल तरीका, जो पीढ़ियों के अनुभव से निकले नाम है, जैसे कन्हार, मटासी, टिकरा। एग्जाम निकालने के लिए हमें ये दोनों ही भाषाएं समझनी पड़ेंगी। तो किसी भी जगह की मिट्टी वैसी क्यों होती है जैसी वो है? इसे आप एक रेसिपी की तरह सोचिए, जिसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली, वो किस चट्टान से बनी है। दूसरी, जमीन की ढलान कैसी है। तीसरी, वहाँ पानी रुकता है या बह जाता है। और चौथी, वहाँ बारिश कितनी होती है। बस इन चारों का मिक्सचर ही तय करता है कि मिट्टी का कैरेक्टर कैसा होगा। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे मशहूर मिट्टी की, जो सबसे ज्यादा एरिया में फैली हुई है। ये है लाल पीली मिट्टी, जिसे हम सब लोकली मटासी के नाम से जानते हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये राज्य के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर फैली है। आइए जरा मटासी मिट्टी के प्रोफाइल को गौर से देखें। साइंटिफिक भाषा में इसे इंसेप्टिसॉल्स कहते हैं। जैसा मैंने कहा, 50 से 55% एरिया, खास तौर पर महानदी बेसिन में यही मिट्टी है। इसका pH लेवल है 6.8, मतलब ये थोड़ी एसिडिक है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत पर ध्यान दीजिए, इसकी बनावट रेतीली है। इसका मतलब इसमें पानी रुकता नहीं, आसानी से निकल जाता है, और धान की फसल के लिए ये एक परफेक्ट कंडीशन है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने में इस मिट्टी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इसके लाल पीले रंग का क्या राज है? इसके पीछे बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है। जब मिट्टी में मौजूद लोहे को हवा मिलती है तो उसमें जंग लगने जैसा एक प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड, जो मिट्टी को लाल रंग देता है। लेकिन जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है तो हाइड्रेशन होता है, और यही फेरिक ऑक्साइड पीले रंग में बदल जाता है। तो लाल रंग मतलब सूखी मिट्टी, और पीला रंग मतलब नमी वाली मिट्टी। सिंपल। अब एक बहुत जरूरी बात, और ये एक क्लासिक CGPSC ट्रैप है जिसमें कई एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि मटासी मिट्टी सबसे ज्यादा एरिया में है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। एरिया और फर्टिलिटी ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो मटासी को हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और राज्य की बाकी जरूरी मिट्टियों को एक एक करके देखते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दूसरी सबसे कॉमन मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, जिसे लोकली टिकरा कहते हैं। साइंटिफिकली ये एल्फिसॉल्स हैं, और ये आपको बस्तर के पठार की ढलानों पर खूब मिलेगी। इसकी पहचान है इसकी मोटी कंकड़ वाली बनावट। ये ज्यादा पानी नहीं रोक पाती, लेकिन इसका यही गुण इसे कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स के लिए परफेक्ट बना देता है, जिन्हें कम पानी चाहिए होता है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे कीमती, सबसे उपजाऊ मिट्टी पर, काली मिट्टी। इसके कई नाम हैं, कन्हार, भरी, रेगुर, और वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स। इसकी खासियत है इसकी चिकनी बनावट, जो एक स्पंज की तरह नमी को सोखकर बहुत देर तक रखती है। इसका काला रंग आता है फेरिक टाइटेनियम से, और अपनी इसी नमी सोखने की जबरदस्त क्षमता की वजह से ये गन्ना, कपास और गेहूं जैसी कैश क्रॉप्स के लिए सोने जैसी है।
अगली मिट्टी है लैटेराइट। इसका लोकल नाम ही सब कुछ बता देता है, भाटा, जिसका मतलब ही होता है पत्थर। ये 5.2 pH के साथ बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। ये इतनी कठोर और पथरीली होती है कि इस पर खेती करना लगभग नामुमकिन है। ये आपको पहाड़ प्रदेशों की ऊंचाइयों पर मिलेगी और अपनी इसी हार्डनेस की वजह से ये खेती के नहीं बल्कि ईंट और घर बनाने के काम आती है। पर ये इतनी कठोर बनती कैसे है? ये निक्षालन या लीचिंग नाम के एक प्रोसेस से बनती है। इसे ऐसे समझिए जैसे चाय की छन्नी से पानी गुजरता है। जब किसी जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी मिट्टी के सारे घुलने वाले पोषक तत्वों को अपने साथ घोलकर नीचे ले जाता है और ऊपर क्या बचता है? सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम जैसे न घुलने वाले तत्व, जो सूखकर पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। हमारी लिस्ट में अगली है डोरसा मिट्टी। अब ये कोई अलग टाइप की मिट्टी नहीं है, ये असल में मटासी और कन्हार का एक मिक्सचर है, एक हाइब्रिड है। तो इसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। इसका रंग गहरा भूरा होता है और pH 7.6 है, यानी ये बेसिक या एल्कलाइन नेचर की है। और इसी मिक्सचर की वजह से ये काफ़ी उपजाऊ होती है और राज्य की तीसरी सबसे ज़रूरी मिट्टी मानी जाती है। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे लॉजिकल और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन सारी मिट्टियों को एक साथ जोड़ देता है। ये रटने वाला नहीं बल्कि समझने वाला हिस्सा है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सारी मिट्टियाँ ज़मीन पर कहीं भी कैसे भी मिल जाती हैं, या इनके मिलने का कोई खास पैटर्न है, कोई लॉजिक है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल एक पैटर्न है और इसका राज छिपा है ज़मीन की ढलान में। मिट्टी का मिलना रैंडम नहीं होता। किसी भी ढलान पर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मिट्टी का टाइप एक फिक्स्ड सीक्वेंस में बदलता है और इसी ज्योग्राफिकल सीक्वेंस को हम टोपो सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा की बात करें तो वहाँ सबसे ऊंची ढलान पर मिलेगी टिकरा मिट्टी। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे आपको मिलेगी चावर, फिर गाद चावर और सबसे नीचे घाटी में मिलेगी बहरा मिट्टी। ये एक फिक्स्ड क्रम है। ठीक ऐसा ही एक क्रम आपको दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में भी मिलेगा। यहाँ सबसे ऊपर है मरहान, उसके नीचे टिकरा, फिर माल और सबसे नीचे वाली जमीन पर गाभर मिट्टी पाई जाती है। ये दोनों सीक्वेंस एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे टोपो सीक्वेंस का सार क्या है? इसका एक गोल्डन रूल है, बस इसे याद रखिए। ऊंचाई मतलब कम उपजाऊ और नीचाई मतलब ज्यादा उपजाऊ। क्यों? क्योंकि ढलान पर सबसे ऊपर की मिट्टी जैसे टिकरा सबसे कम फर्टाइल होती है। बारिश उसके सारे पोषक तत्व बहाकर नीचे ले जाती है और ये सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स ढलान के सबसे निचले हिस्से में जाकर जमा हो जाते हैं, जहां कन्हार जैसी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बनती है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आपका सपोर्ट हमें CGPSC एस्पिरेंट्स के लिए ऐसी ही और डिटेल्ड सामग्री तैयार करने में मदद करेगा। याद रखिए, जमीन के ऊपर के भूगोल को अच्छे से समझने के लिए जमीन के अंदर की कहानी को जानना बेहद जरूरी है।